वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। अगर आप मेरा कंटेंट रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपकी तैयारी जो है अब तक अच्छी खासी चल रही होगी। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर उसको जरूर मेंशन कर दीजिए। मैं उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट ये पसंद आ रहा है और अगर आप रेगुलर बेसिस पर इसको जो है यूटिलाइज कर रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो बिजनेस एनवायरमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और हमने अपने पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर डिस्कस किया था कि कंज्यूमर्स के राइट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या क्या होता है, वो हायर परचेज, वो सारी चीजें इसके अंदर हमने डिस्कस की थी। उसके राइट्स यानी राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी एजुकेटेड, राइट टू सीक रिड्रेसल, वो सब डिस्कस किया था। आज उसी टॉपिक का एक रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है यानी सीपीसी, जिसको बोलते हैं हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। यानी सरकार द्वारा कुछ इस तरह की काउंसिल्स, कुछ इस तरह के बैठक जो है बनाई गई हैं जिसके पास जाकर कंज्यूमर अपना, अगर कोई उसके साथ दुर्घटना हुई है, कोई उसके साथ गलत काम किया गया है, उसको फॉल्स प्रोडक्ट बेचा गया है, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया था, उसके साथ अगर किसी भी तरह की उस तरह की हरकत होती है तो वो यहां पर जाकर अपना जो राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू बी हर्ड वाला जो मुद्दा है या उसका जो राइट है उसको प्रैक्टिस कर सकता है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है हमारा यानी सीपीसी, वो होता क्या है? दीज काउंसिल्स वर्क टुवर्ड द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। ये इस तरह के काउंसिल हैं, इस तरह के जो बैठक हैं कि जो लोगों की या कंज्यूमर जिनको मैं अगर बोलूं तो उनके प्रमोशन की, कंज्यूमर्स को किस तरह प्रमोट करना है, उनकी एजुकेशन को किस तरह प्रमोट करना है और उनकी प्रोटेक्शन यानी कि उनके साथ अगर किसी तरह का दुर्व्यवहार किया गया है किसी प्रोड्यूसर या सप्लायर के द्वारा तो उसको किस तरह से ठीक किया जाएगा, तो वो चीजें देखना इन सीपीसी का काम होता है। Consumer councils are created to advise and assist the consumers in seeking and enforcing their rights। तो जो हमने इनके राइट्स, अधिकार पढ़े थे कंज्यूमर्स के, आइए एक बार दोबारा से उनको देख लेते हैं हम ऊपर जाकर। और ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, हम देखेंगे उनको। ये रहे, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इंफॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेस, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये 7 अधिकार जो है एक कंज्यूमर को, एक उपभोक्ता या क्या बोलते हैं इसको, उपभोक्ता, सॉरी, उपभोक्ताओं को ये अधिकार मिले हैं, ये 7 अधिकार। इनके साथ इनको, इनके जो अधिनियम रहकर अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया जाता है किसी प्रोड्यूसर या सेलर के द्वारा तो आप वहां कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट कहां पर सुनवाई कर सकते हैं उसकी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के अंदर। तो आइए दोबारा से वहीं पर चलते हैं और देखते हैं कि आगे उन्होंने क्या कहा है। वी हैव कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बोथ एट सेंटर एंड स्टेट लेवल। तो हमारे पास जो सेंटर प्रोटेक्शन काउंसिल होती हैं इस तरह की कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, वो दोनों लेवल पर है, यानी कि सेंट्रल लेवल पर भी जिसको नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का नाम दिया जाता है, और फिर आता है स्टेट प्रोटेक्शन यानी कि जो स्टेट यानी राजकीय स्तर पर, जो आपके राज्य में, आप जिस राज्य में है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कोई भी राज्य है, उस राजकीय स्तर पर कुछ काम किया जा रहा है, कंज्यूमर्स की रिड्रेसल लिए जा रहे हैं, उनको सुना जा रहा है, तो वो अपना स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बन जाते हैं। और वही चीज अगर एक नेशनल यानी सेंट्रल लेवल पर की जाए तो वो हमारा बन जाता है सीसीपीसी यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो आइए देखते हैं कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या चीज होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, जैसे फिलहाल बीजेपी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, was authorized to establish the central council that has come to existence with effect from April 15, 1987 through framing the CCP rules 1987। तो 1987 के अंदर जो अमेंडमेंट की गए थे हमारे अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, उस अमेंडमेंट के थ्रू इन चीजों को लाया गया था। और ये 2 भाग में लाई गई थी, पहले सेंट्रल लेवल पर कि भाई यूनियन लेवल पर यानी कि जो है अपना केंद्रीय जो स्तर है उसके ऊपर ये चीजें लाई जाएं, और उसके बाद जो है राजकीय स्तर पर भी लाई जाएं। तो केंद्रीय स्तर पर बात की जाए तो अप्रैल 15 1987 के अंदर ये लाए गए थे। आइए इसको देखते हैं कंपोजिशन, यानी कि इसके अंदर जो ये काउंसिल है इसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं, इसका चेयरमैन कौन होता है, इसको जो चलाने वाले लोग हैं, जो इसको ऑपरेट करते हैं, जो इसकी फंक्शनिंग मेंटेन रखते हैं, जो कंज्यूमर्स को सुनते हैं और उनके राइट्स इंश्योर करते हैं, सेंट्रल लेवल पर वो कौन लोग हैं, आइए जानते हैं। मेंबर ऑफ काउंसिल्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम वेरियस एरियाज ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट who are whenever possible leading members of statewide organization representing segments of the consumer public to establish a broadly based representative consumer council। कहने का मतलब है
जो कंज्यूमर इंटरेस्ट है, जैसे अलग अलग इंटरेस्ट है, वो टेक्नोलॉजिकल है, वो एजुकेशन है, वो टेक्सटाइल है, वो फैब्रिक है, या कुछ फूड है, तो इस तरह से हर एक जो इंटरेस्ट ग्रुप है कंज्यूमर्स का, उन ग्रुप्स के अंदर से एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो उसी ग्रुप में जो एक सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले कर रहा है उसको लिया जाता है, और उससे ये जो मेंबर है, ये जो काउंसिल है, ये कंस्टिट्यूट की जाती है। तो सबसे पहले आते हैं मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज। देखिए, ये जो आपका टॉपिक इस वक्त चल रहा है ना, ये ना सिर्फ आपके लिए अभी अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि अगर आप अपने आगे नेट जीआरएफ जो एग्जाम है, कोई भी इस तरह का टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम है, उसके अंदर ये टॉपिक जो है आपका बहुत ज्यादा मायने रखता है। खासकर ये जो प्रश्न अभी हम पढ़ रहे हैं, ये प्रश्न जो है ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि निम्न दिए या बिलो गिवन जो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, कौन सा जो है इसका जो मिनिस्टर है वो अपना चेयरमैन होता है सीसीपीसी का। इसी तरह आपसे एससीपीसी का पूछेंगे कि स्टेट लेवल पर कौन होता है, तो आपको उसका जवाब क्या देना पड़ेगा, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज। सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी केंद्रीय सरकार की बात हो रही है, तो केंद्रीय स्तर पर यहां पर सब चीजें चलेंगी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है नेट के एग्जाम में, तो प्लीज इसको जो है, इस टॉपिक को पूरे को बड़े ध्यान से जो है पढ़िएगा। Such members of other official or non-official member representing such interest as may be prescribed। तो जो ऊपर बोला था कि जो काउंसिल में ऐसे लोग होते हैं जो एक कंज्यूमर इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं बड़े स्तर पर, तो उन लोगों को यहाँ पर बनाया जाता है। यानी कि चेयरमैन कौन होगा, जो मिनिस्टर इंचार्ज होगा किसका, फूड एंड सिविल सप्लाईज का, और जो उसके मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, जो कंज्यूमर इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग। The central government has laid down the central council shall consist of the following member not exceeding 150। तो यानी कि जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो कितने हो सकते हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन 150 मेंबर्स जो है आप रख सकते हैं अपने काउंसिल के अंदर। चेयरमैन होना चाहिए कौन, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सिविल सप्लाईज एंड फूड। वाइस चेयरमैन कौन होना चाहिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो उस स्टेट में जो है, किसी स्टेट में उस मिनिस्टर है किस चीज का, वही डिपार्टमेंट ऑफ सिविल सप्लाईज का। और डिप्यूटी मिनिस्टर, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ फूड एंड सप्लाई और मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 5 फ्रॉम लोकसभा एंड 3 फ्रॉम राज्यसभा। द कमिश्नर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। तो ये देख रहे हैं, ये हर इंटरेस्ट को जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और कंज्यूमर्स खुद ही, ठीक है, नॉट लेस देन 35। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुमेन नॉट लेस देन 10, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मर्स एंड ट्रेड इंडस्ट्रीज नॉट एक्सीडिंग। तो इस तरह से इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, यहाँ पर किसानों की भी बात हो गई, यहाँ पर वुमेन जो है इक्वालिटी उसकी भी बात कर ली गई है, और जो कंज्यूमर्स हैं ओवरऑल उसकी भी बात कर ली, जो हमारी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं यानी जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनकी भी बात कर ली गई है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ओवरऑल जो है 150 लोग इस तरह से चुने जाएंगे। द टर्म ऑफ द काउंसिल इज ऑफ 3 ईयर्स। तो 3 साल के लिए ये जो लोग यहाँ पर चुने गए हैं 150, इनका जो टर्म होता है वो कितना रहता है, 3 साल के लिए। यानी कि एक बार जो चेयरमैन अपॉइंट होगा वो 3 साल तक चेयरमैन रहेगा, और सिमिलरली जो भी वाइस चेयरमैन है, डेप्यूटी चेयरमैन है, वो सब कब कब के लिए रहेंगे, 3 सालों के लिए। A member can resign by submitting his own written resignation to the chairman. A vacancy so created would be filled from the category to which resigning member belonged, but only for the period for which he would have continued। यानी कि मान लीजिए कोई डेप्यूटी चेयरमैन है, या कोई मान लीजिए शेड्यूल कास्ट से कोई रिजर्व्ड कैटेगरी जो है हमारी, उनसे कोई मेंबर है जो रिजाइन करना चाहता है, तो वो अपनी रेजिग्नेशन सबमिट करेगा। मान लीजिए 3 साल के टर्म में से वो अपनी 1.5 साल की टर्म जो है पूरी कर चुका था, उन्होंने 1/5 जो 1/2 है, यानी कि मान लीजिए 1/2 है जो उसका टर्म सर्व हो चुका है, तो जो उसकी वैकेंसी फिल की जाएगी वो, एक तो सबसे पहली बात, वैकेंसी फिल करने वाला उसी इंटरेस्ट ग्रुप का होना चाहिए जो शेड्यूल कास्ट का था। तो और वो रिमेनिंग पीरियड यानी सिर्फ 1.5 साल और जो बच गया है उसका, 1.5 साल तो वो सर्व कर गया, 1.5 साल और जो बच चुका था उसका, उसी के लिए वैकेंसी फिल की जाएगी। सिमिलरली वुमेन में अगर कोई जो है 1 साल बाद रिजाइन कर जाती हैं, तो 2 साल के लिए वुमेन में से ही कोई और रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर ली जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर बातें चलती हैं। उसके बाद आते हैं स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अभी हमने केंद्रीय स्तर पर बात करी, अब हम राजकीय स्तर पर आ गए हैं, तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए। सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, कौन सा एक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ही बात चल रही है 1986 की। ये 2019 में अमेंड किया गया है। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो मैं आपको अभी कराऊंगा, और वो जो फोटो है जिससे मैं वो चीज कराऊंगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपलोड कर दूंगा, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। State governments are required to establish their respective protection councils. The rule regarding its composition and the other modalities are to be established by the respective state government.
यानी कि सेक्शन 7 है जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, उसके तहत जो है राजकीय स्तर पर एक इस तरह की कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को का निर्माण करने के आदेश हैं, और उसके अधिनियम रहकर जो है रूल्स जो है हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, और उन्हीं रूल्स को, उन्हीं मोरालिटीज को, उन्हीं उसी मॉडल को मेंटेन करते हुए हमको अपने स्टेट लेवल पर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनानी पड़ेगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट कंज्यूमर यानी SCPC आर डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 7 कि क्या क्या उसके कार्यक्रम होंगे, क्या कार्य प्रणाली होगी, क्या रूल्स होंगे, गाइडलाइंस होंगे, वो सब कहाँ दिए हुए हैं सेक्शन 7 में। टू बी द सेम एज दोज ऑफ द सेंट्रल काउंसिल नेमली पॉइंट्स एन्यूमरेटेड इन सेक्शन 6। तो कहने का मतलब है जो स्टेट काउंसिल है, CPC है, उसके ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल सिमिलर रहेंगे किससे, CCPC से। बस फर्क इतना होगा, अंतर इस बात का होगा कि जो CCPC है वो केंद्रीय स्तर पर टॉपिक्स या मुद्दों को डिस्कस करती है, और जो स्टेट है वो अपने राज्य स्तर पर करती है। तो यही बस उनके अंदर मेन डिफरेंस रह जाता है। इसके अंदर जो वर्किंग ग्रुप है यानी काउंसिल है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है कि वर्किंग ग्रुप जो है नॉट मोर देन 30 मेंबर्स। तो इस तरह से चेयरमैन होगा, सेक्रेटरी होगा, लेकिन कुल मिलाकर जो है 30 लोग यहाँ पर रहेंगे। वहां कितने थे, 150। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी कि CDRA, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज। इनका क्या काम होता है, जो कंज्यूमर को डिस्प्यूट्स आ गए हैं, कंज्यूमर को कोई भी चीज जो है विक्टिमाइज किया गया है, फॉल्सिफाइज किया गया है, उसके खिलाफ जो है कोई गलत प्रोडक्ट जो है उसको बेचा गया है, फॉल्स एडवर्टीजमेंट हुई है, अडल्ट्रेशन की गई है, तो वहां पर इस तरह के कंज्यूमर रिलेटेड डिस्प्यूट जो है, कंज्यूमर और सप्लायर की बहस हो गई आपस में किसी चीज को लेकर, वो कहाँ डिस्कस किए जाएंगे, CDRA में यानी कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल एजेंसीज। तो यहां देखते हैं क्या है, इसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट यानी आपका डिस्ट्रिक्ट जो है, आपका शहर जो है, जैसे मेरा रोहतक है, आपका जो है भिवानी हो सकता है, जींद हो सकता है, महम जो भी है, महम तो शायद डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सोनीपत हो सकता है, तो इस तरह से जो है करनाल हो सकता है, पानीपत हो सकता है, कुरुक्षेत्र हो सकता है, इस तरह से जो है यानी कि आपके शहर के लेवल पर वो पेज, वहां पर जो है आपके कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स जो लेगा उसको क्या बोला जाएगा, कंज्यूमर्स डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी या फोरम। इसको दूसरा नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट फोरम। This is to be established by the state government in each district of the state by means of a notification। देखिए इसके लिए ना कोई अलग कोर्ट नहीं होता, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसी के अंदर इन चीजों की भी सुनवाई होती है। बस उसके अंदर एक अलग से जो है एक डिपार्टमेंट या एक तरह से एजेंसी बना दी जाती है। वहां पर ये जो लोग हैं जो चुने गए हैं हमारे यहाँ पर राजकीय जो हमारा ऊपर क्या था वो स्टेट SCPC, उनके द्वारा जो चुने गए लोग हैं वो वहां पर उस डिपार्टमेंट में बैठेंगे और कंज्यूमर के डिस्प्यूट जो है वहां पर लेंगे। अलग से कोई बिल्डिंग नहीं देखने को मिलेगी कि ये कंज्यूमर कोर्ट है, ये वो है। कुछ जगहों पर हो सकता है, बट मोस्टली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारा, उसी के अंदर एक सेक्शन कंज्यूमर कोर्ट का भी होता है। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन टू बी नोन एज स्टेट कमीशन, दिस हैज आल्सो टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द स्टेट बाय मींस ऑफ, तो इनको जो है इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है। ये देखिए जो ये वाले ऊपर दो हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ये किसके अंडर आते हैं, SCPC यानी कि स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, और जो हमारा सेंट्रल है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल है वो किसके अंदर आता है, CPC के अंदर यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के अंदर। The act thus envisages a hierarchy of 3 district redressal form, district form, state forum और national forum। तो हमारे अब कौन कौन से फोरम हो गए, दो तो हमारे स्टेट के अंदर आ गए SCPC के अंदर, कौन कौन से, एक तो डिस्ट्रिक्ट फोरम और एक स्टेट फोरम। एक हमारा सेंट्रल जो CCPC है उसके अंदर आ गया, क्या कौन सा होता है वो हमारा ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन यानी NCDRC। आइए डिस्ट्रिक्ट फोरम यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में यानी कि एक तहसील जो होती है उसके लेवल पर जो है, उसके स्तर पर जो है कंज्यूमर के जो डिस्प्यूट्स आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ईच डिस्ट्रिक्ट फोरम शुड कंसिस्ट ऑफ, एक तो सबसे पहली बात डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है जैसा नाम स्पेसिफाई कर रहा है वो हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, अपना अपना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है। तो वो ऐसा नहीं है कि जैसे रोहतक सोनीपत या इन सब का मिलाकर एक, नहीं, रोहतक का अलग है, सोनीपत का अलग है, जींद का अलग है, भिवानी का अलग है। ऐसे ही आपके जो स्टेट है, आप यूपी से हैं तो लखनऊ का अलग होगा, कहीं और का, आगरा का कुछ और होगा, सिमिलरली राजस्थान में जो है जयपुर का कुछ होगा, इस तरह से जो है हर शहर का अपना अपना डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा। अ पर्सन हु इज और हैज बीन, तो ये है अ पर्सन हु इज और हैज बीन और इज क्वालिफाइड टू बी ए डिस्ट्रिक्ट जज हु शैल बी इट्स प्रेसिडेंट। तो कहने का मतलब जो इसका प्रेसिडेंट होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम का वो कौन होता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट जज होता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैंने बताया ना आपको हर शहर का अपना कोर्ट होता है, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज बैठा होता है ना जिसको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जज हमारे कंज्यूमर फोरम का जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम का कौन होगा, प्रेसिडेंट बनेगा। मैंने आपको बताया ना इसके लिए कोई अलग से बिल्डिंग नहीं होती, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही होता है उसके अंदर से ही एक अलग से सेक्शन बना रखा होता है। अगर आप जाएं कभी तो देखेगा वहां पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर रिड्रेसल या कंज्यूमर फोरम जो है वहां पर बनाया होता है। तो वो कोर्ट में ही एक ही कोर्ट होता है, एक ही बिल्डिंग होती है, उसी में बस अलग अलग सेक्शंस बना रखे होते हैं, वो चीजें बता रखी हैं।
टू अदर मेंबर हु शैल बी पर्सन ऑफ एबिलिटी इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग। कहने का मतलब है दो और लोग जो जो अपनी जिनकी पोजीशन जो है, जिनका एक्सपीरियंस जो है उस लेवल के लिए, इस पोस्ट के लिए सेटिस्फैक्टरी हो। एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इकोनॉमिक लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर, क्योंकि यहीं पर तो है जो हम डील कर रहे हैं ना। कंज्यूमर कौन कौन होते हैं, कंज्यूमर किस किस से रिलेटेड हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स की जानकारी होनी चाहिए, कानून की जानकारी हो। आप कोर्ट में बैठे हैं, आपको कानून नहीं पता, तो फिर वो आपकी पोजीशन जो है बिल्कुल एकदम से फेक है। और दो में से जो है, इन्हीं दो में से एक कौन होना चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। तो एक तो जज हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट जज जो प्रेसिडेंट है, और दो और लोग होने चाहिए जो सिमिलर लेवल जो है अचीव करके रखते हैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज के बेसिस पर। उन दो में से एक कौन होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। तो 1/3 जो है, 3 मेंबर है, 1/3 आपकी वुमेन रिजर्वेशन है, तो वही यहाँ पर बता दिया। उसके बाद आते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कमीशन, चेयरमैन होगा। सेक्रेटरी कौन, लॉ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट मेंबर होगा, सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ये लोग जो है यहाँ पर बता दिए गए हैं। स्टेट कमीशन का जो प्रेसिडेंट होगा वो इसका चेयरमैन होगा। सेक्रेटरी होगा जो लॉ डिपार्टमेंट का, वो कौन होगा, मेंबर होगा। और जो सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट है वो भी एक और मेंबर हो जाएगा। ये कौन है, ये वो है रिकमेंडेशन कमेटी जो अपॉइंटमेंट्स करते हैं। मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रिमेन इन द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। कहने का मतलब है जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट फोरम है, उसके अंदर जो एक बार अपॉइंट हो गया, वो उसके उसके दो चांसेस हैं, या तो वो 5 साल तक काम करेगा लगातार, या वो 65 साल तक काम करेगा। और ये कहने का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। मोस्टली जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद, यानी कि उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 60 हो या 58 हो, वट एवर इट इज, मान लीजिए 60 है, तो वो 5 साल तक जो है क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम के जो है अपने प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो इस तरह से उनके लिए कोई नई जो है अलॉटमेंट या नई अपॉइंटमेंट्स नहीं की जाती हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर हो गए हैं या जिनको कंज्यूमर में जाने का इच्छा है, वो अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, एससीपीसी में एप्लीकेशंस लिख सकते हैं कि भाई मुझे जो है कंज्यूमर कोर्ट का जज बना दिया जाए, वो तो है एप्लीकेशन पास कर दी जाएंगी। तो इस तरह से बताया गया है। तो या तो 5 साल का टर्म होगा या वो 65 साल की उम्र अचीव कर जाए। तो दोनों में से जो भी विच एवर अर्लियर होगा वो हमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो भी अपॉइंट किया गया है, लेट इट बी चेयरमैन, लेट इट बी प्रेसिडेंट, लेट इट बी द मेंबर, तो वो कौन कितनी उम्र के लिए होंगे, या तो 65 साल की उम्र अटेन कर ले या 5 साल काम कर ले, विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद आते हैं स्टेट कमीशन पे। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने शहर यानी कि एक तहसील के लेवल पर, एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जो है कंज्यूमर किस तरह से रिड्रेस करेगा अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उनको। अब बात करते हैं स्टेट लेवल पर। प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स, वन ऑफ हुम शैल बी वुमेन, वही 1/3 जो है अपना चल रहा है रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए। द प्रेसिडेंट मस्ट बी अ पर्सन हु इज और हैज बीन जज ऑफ द हाई कोर्ट। अब देखो स्टेट लेवल पर जब बात आ जाती है तो स्टेट हाई कोर्ट्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट देखिए, डिस्ट्रिक्ट फोरम में प्रेसिडेंट कौन था, डिस्ट्रिक्ट जज था। स्टेट लेवल पर कौन होगा, स्टेट में कौन सा कोर्ट होता है, स्टेट के होते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, चंडीगढ़ में है, तो वो चीज यहाँ पर। दिल्ली हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट है, यूपी का हाई कोर्ट होगा। तो इस तरह से जो है हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, वो चीज यहाँ पर बता रखी है। तो हाई कोर्ट का जज जो है स्टेट का, किसी भी स्टेट की जहां बात करूं, हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा का, यूपी की बात करूं तो यूपी का, हिमाचल की बात करो तो हिमाचल का, तो वो लोग जो है जो वहां पर हाई कोर्ट के जज हैं वही यहाँ के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और बाकी जो 2 लोग हैं वो अपने वही, और उनमें से एक जो है वुमेन हो जाती है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कमीशन। जो प्रेसिडेंट है यानी कि इनको अपॉइंट कौन करता है, जो ऊपर नाम दिए गए हैं कि हाई कोर्ट का जज है वो प्रेसिडेंट बनेगा, 2 अलग मेंबर हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है, ये वाले लोग अपॉइंट करते हैं। Member niche state commission hold the office for 1 year or up to the age of 67 whichever is earlier and shall not be eligible। तो यानी कि 1 साल का उसका टेन्योर रहेगा या 67 की उम्र रही, तो जोन सी भी इनमें से पहले अचीव कर ली तो वो उसकी whichever is earlier जो है डेट बन जाएगी अपॉइंटमेंट की और रिमूवल की, 1 साल के लिए। अब कोई आदमी जो है वो 66 पॉइंट, मान लीजिए वो अपने 66 का हुआ है अभी, मान लीजिए 1 जनवरी को, और अभी जो है वो क्या नाम है मार्च के महीने में चल रहा है, यानी कि वो 3 महीने कवर कर चुका है। तो वो जो है टेन्योर कितने का रहेगा उसका, वो 67 ईयर्स की उम्र कितने में कवर करेगा, 9 महीने के अंदर। तो 9 महीने के लिए जो है वो वहां का प्रेसिडेंट बन सकता है। तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। ये चीज आपके लिए जो है रेलिवेंट है, और इसके अंदर कुछ टेक्निकल बातें हैं ही नहीं, है तो बस एक सिंपल रीडिंग वाले टॉपिक्स हैं। तो ये जो चीजें हैं आप इनको 2-3 बार अगर अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। मोस्टली चीजें सिमिलर हैं, आपको कोई सेक्शन वैक्शन याद करने नहीं है। फिर आता है नेशनल कमीशन की, यानी जो हमारे केंद्रीय स्तर पर किस तरह की हरकतें की जाती हैं, कि केंद्रीय स्तर पर अगर जो हमारे डिस्प्यूट है उनको किस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर प्राइमरीली जो है ना कंपनीज वगैरह के डिस्प्यूट सॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि कंज्यूमर जो कंपनी है वो भी तो कंज्यूमर हो सकती है ना। जैसे बिजनेस टू बिजनेस वाला जो हमारा फंडा था, उसके अंदर क्या था कि एक बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस से रॉ मटेरियल उठा रहा है, तो जो बिजनेस हुआ वो क्या हुआ, वो दूसरे बिजनेस का कंज्यूमर हुआ ना।
तो वही चीजें यहाँ पर हैं। तो उस तरह के जो बड़े लेवल के डिसीजंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की आती है। यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है नेशनल कमीशन का, वो केंद्रीय स्तर पर कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। तो बस वही चीजें हैं, 2 और मेंबर रहते हैं, उनमें से एक वुमेन होनी चाहिए। 4 मेंबर होते हैं यहाँ पे, आई एम सॉरी सॉरी 4 मेंबर होते हैं यहाँ पर बस। और इनको कौन अपॉइंट करता है, पर्सन इज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सीजीआई जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अपॉइंट करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जज को इसके प्रेसिडेंट बनने के लिए। फिर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका मेंबर और इस तरह से। तो 5 साल या 70 साल की उम्र, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, हमारा प्रेसिडेंट की या जो मेंबर सेलेक्ट किए गए हैं उसका टेन्योर रहेगा। फिर आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कि भाई डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कितना तरह का मॉनेटरी वैल्यूज बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में आप कितने रुपए तक के जो है केस लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 5 लाख हैं, तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। फिर स्टेट कमीशन में 5 लाख से लेकर और 20 लाख तक के आप जो है केस लड़ सकते हैं। नेशनल कमीशन से 20 लाख से ऊपर। इसको जो है अभी थोड़ा चेंज कर दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इमेज जो है ये है, अगर आप देख पा रहे हैं तो, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ये देखिए, ये इमेज है हमारी। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी हमने पढ़ा है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की पढ़ रहे हैं हम। इसके अंदर आप देखिए डिस्ट्रिक्ट में 20 लाख तक है, स्टेट में 20 लाख से 1 करोड़ तक है, और नेशनल में उससे ऊपर की चीजें हैं। अभी फिलहाल कितने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट में ही आप 1 करोड़ तक लेके जा सकते हैं, स्टेट में आप 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ में लेके जा सकते हैं, और नेशनल लेवल पर आप कितना लेके जा सकते हैं, 10 करोड़ से ज्यादा की चीजें। तो ये चीजें यहाँ पर बता दी गई हैं। ये आपका सीसीपीए की यहाँ पर बात की गई है। ये सब जो है, ये इमेज जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में लिंक कर दूंगा, आप उसके अंदर से जाके इस चीजों को याद कर लीजिएगा। तो हमारा ये जो चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, वो यहां पर आकर जो है खत्म हो जाता है। इसके अंदर और कोई चीजें जो है इंपॉर्टेंट रेलिवेंट है नहीं आपके लिए। तो इतना जो है मैं आशा करूंगा कि आप जो है इसको अच्छे से पढ़ेंगे, 2-3 बार रीडिंग दीजिएगा। और अगर आपको अगर कोई चीज ना समझ में आए तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। वो कमेंट सेक्शन जो है मैं रेगुलरली देखता रहता हूँ। कोशिश कीजिए कि मेरे साथ साथ जो है इन टॉपिक्स को कवर कीजिए, ताकि अगर आपको जो डाउट आ रहा है उसको मैं इमीडिएटली रिजोल्व कर सकूं। शेड्यूल के हिसाब से कवर करते रहिए। डाउट जो भी आता है आपको, आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। ये जो टॉपिक्स हैं कुछ, ये आप साथ साथ मेरे कवर करने की कोशिश कीजिएगी। जितनी ज्यादा आप साथ साथ मेरे चलेंगे, उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर के अंदर। इसके अंदर कुछ भी ना समझ में आओ, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक तो है नहीं ऐसा जो समझ में आया ना हो। दूसरी चीज, अगर फिर भी कोई अंडरस्टैंडिंग में या कोई अपडेट्स के अंदर कोई कमी रह जाती है, तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं वहां पर उसको रिजोल्व कर दूंगा। तो बस इतना ही मैं कहूंगा, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मेरा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद।